तो जो भी स्टूडेंट हमारे बीएससी 6 सेमेस्टर के हैं और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं और उनके एग्ज़ाम 14 मई 2025 को जूलॉजी फर्स्ट का होने वाला है, जिसका टाइटल है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और जैसा कि देखा गया था कि पिछले वर्षों में जो इवन सेमेस्टर थे, यानी कि सेमेस्टर 2, 4 और 6, इनके जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो था MCQ। लेकिन इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो MCQ नहीं है, उनके पेपर रिटन होने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा और किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी के इन सभी डाउट को आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में, और आपको मैं एक ऐसा पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ मैं आपको पेपर के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं 14 मई 2025 को, उनके लिए आज का ये वीडियो वरदान है, एक तरह से रामबाण है। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको 100% कहता हूँ कि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि पिछले दिनों में मैंने जितने भी गेस्ट पेपर डाले थे उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके बताया था कि सर आपके गेस्ट पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पेपर के पैटर्न में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। बाकी सभी यूनिवर्सिटी अभी 3 घंटे का पेपर कर रही थी, लेकिन ये जो रिटन पेपर इनका होने वाला है वो 2 घंटे का होने वाला है। अब बात करते हैं पेपर के क्वेश्चन की। तो आपको पेपर में 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन A, B और C। जो सेक्शन A होगा इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक, यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे। और इसमें आपको कुल 10 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में देना है, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि सेक्शन A से 20 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एजिंग, यानी कि उम्र का बढ़ना। तो एजिंग क्या है? एजिंग एक तरह से पैटर्न है चेंजेस का, यानी कि परिवर्तन का एक तरीका है। जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं वैसे वैसे जो चेंजेस होती है वही कहलाती है एजिंग। और एजिंग के अध्ययन को हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। तो ये जो एजिंग है, एजिंग के कई तरीके हो सकते हैं, यानी कि आपको एजिंग में कई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, लीगल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस। और ये सभी चेंजेस क्यों होते हैं? एजिंग की वजह से होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है स्टेम सेल, यानी कि अविभेदित कोशिकाएं। तो बात करते हैं हम स्टेम सेल की। तो स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें की डिवाइड होने की क्षमता होती है लंबे समय तक, और ये एक तरह से अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, यानी कि आपको पता नहीं होगा कि ये किस तरह के सेल है और आगे चल के किस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के सेल बनाते हैं। जैसे अगर कोई स्टेम सेल है तो वो क्या कर सकता है? ये नर्व सेल भी बना सकता है, बोन सेल भी बना सकता है, ब्लड सेल भी बना सकता है। तो स्टेम सेल को कई पार्ट में, या फिर कह सकते हैं कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनके फंक्शन और उनके एबिलिटी के आधार पर। तो आप देख सकते हैं, अगर इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप प्लीज़ डिटेल वाला वीडियो देख लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी कि होलोब्लास्टिक विदलन होता क्या है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज को समझने से पहले आइए समझते हैं कि क्लीवेज क्या होता है। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जाइगोट में क्या होता है? सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लीवेज, और सेल डिवीजन के फलस्वरूप फॉर्मेशन होता है ब्लास्टुला का। अब ये जो क्लीवेज होता है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है होलोब्लास्टिक, दूसरा है मीरोब्लास्टिक और तीसरा है प्लेसेंटल। तो अगर हम बात करें होलोब्लास्टिक क्लीवेज की, तो जब जाइगोट में, या फिर कह सकते हैं कि जब ब्लास्टुला में कम्प्लीटली क्लीवेज होता है, यानी कि पूरा ब्लास्टुला ही डिवाइड होता है, पूरा जाइगोट ही डिवाइड होता है, तो इस तरह के
क्लीवेज को हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज दो तरह से हो सकता है, इक्वल और अनइक्वल। यानी कि डिवीजन तो होगा लेकिन सेल जो होंगे इक्वली डिवाइड हुए तो इक्वल हुए, अनइक्वली डिवाइड हुए तो अनइक्वल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि है जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो जर्म प्लाज्म सिद्धांत क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें जर्म प्लाज्म थ्योरी की, तो इसको अगस्त विज़मान ने 1892 में दिया था और इन्होंने लैमार्क के थ्योरी को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। और उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए उन्होंने चूहे की 21 जनरेशन तक पूंछ काटी, लेकिन उसका रिजल्ट ये रहा कि किसी भी जनरेशन में चूहे की पूंछ खत्म तो होना तो दूर की बात थी, थोड़ा सा छोटा भी नहीं हुआ। तब इसके बाद विज़मान ने अपने खुद का एक सिद्धांत दिया जो कि हेरिडिटरी के लिए था, और वो थ्योरी था जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो तरह के सेल होते हैं। एक तो होता है सोमैटिक सेल, दूसरा होता है जर्म प्लाज्म सेल, या जिसे हम बोलते हैं जर्म सेल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो अगर गैमिट को छोड़ दिया जाए तो जो हमारे गैमिट होते हैं वो जर्म सेल होते हैं, और बाकी जो पूरी बॉडी है वो कैसी सेल है, सोमैटिक सेल है। तो हमारे सोमैटिक सेल में जो कैरेक्टर होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते, यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते, जबकि जर्म सेल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई लोहार है तो लोहार का बेटा लोहार क्यों नहीं हो सकता, या पहलवान का लड़का पहलवान नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने पूरे लाइफ में जो भी कैरेक्टर अडॉप्ट किए हैं वो अपने सोमैटिक सेल में अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनका कैरेक्टर जाना होगा तो कौन सा कैरेक्टर जाएगा, जो कि उनके जर्म सेल में है। तो जर्म सेल के कैरेक्टर ही हेरिटेबल होते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है लैमार्किज्म, यानी कि लैमार्कवाद। तो लैमार्किज्म के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। उनका जो मेन कंसेप्ट था, उनका जो मेन थ्योरी था वो था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि जो भी हम कैरेक्टर अपने जीवन में पाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में जिराफ के बारे में बताया था, और उन्होंने कहा था कि अफ्रीका के जो जिराफ थे स्टार्टिंग में छोटे थे, ठीक है, जैसे बकरी नहीं होते कुछ उस तरह, लेकिन उस समय जो घास थे छोटे छोटे थे तो आसानी से वो खा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे पेड़ लंबे हुए, घास खत्म हुए, तो उन्होंने अपने गर्दन को ऊंचा करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उनकी जो गर्दन थी और आगे के पैर थे वो लंबे हुए, और ये जो कैरेक्टर उन्होंने प्राप्त किया, ये कैरेक्टर क्या थे, एक्वायर्ड थे। अब धीरे धीरे ये जो कैरेक्टर थे ये इनके आने वाले जनरेशन में जाने लगे, इसलिए इसे बोला गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लैमार्किज्म के बारे में आपको क्या लिखना है, कैसे डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आंसर दे रखा है, और अगर आप डिटेल से चाहते हैं तो मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रिकैप्सुलेशन थ्योरी, यानी कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत। रिकैप्सुलेशन थ्योरी दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, और इस थ्योरी को ओंटोजेनी, रिकैप्सुलेशन, फाइलोजेनी भी कहते हैं। तो ओंटोजेनी का मतलब क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं ओंटोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी स्पीसीज़ का, और रिकैप्सुलेशन का मतलब होता है रिपीट होना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो उसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जो स्टार्टिंग का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से इवोल्यूशन को रिपीट करता है, इवोल्यूशन को दिखाता है। जैसे आप फिश, रेप्टाइल, बर्ड और मानव के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखोगे तो स्टार्टिंग के जो एम्ब्रियो होते हैं वो सब इन सभी के एक जैसे दिखाई देंगे, यानी कि इन सभी का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ये एक जैसा होता है, और इसी को हम बोलते हैं रिकैप्सुलेशन थ्योरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है एलील्स। तो एलील को समझने से पहले हमें जीन के बारे में समझना होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं जीन। जैसे कि अगर आँखों का कलर है, ब्राउन है, ब्लू है, ठीक, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक जीन होगा। अब एलील्स क्या है, एलील्स जो होते हैं वो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज़ कॉल्ड एलील। जैसे कि अगर आँखों का कलर है
ब्लू, तो ब्लू के लिए अलग एलील, ठीक, ब्राउन कलर के लिए अलग एलील, ठीक है। तो जीन कैरेक्टर के लिए होते हैं और उस कैरेक्टर के लिए जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं वही होते हैं एलील्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, आइए समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में एक ही तरह के स्पीसीज़ होते हैं और उन सभी स्पीसीज़ के जितने जीन होते हैं अगर हम उनको टोटल करें तो वो कहलाता है जीन पूल। यानी कि किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में उपस्थित जितने भी इंडिविजुअल है, जितने भी स्पीसीज़ हैं, उनके जीन का जो सम होता है, जो टोटल होता है, वही कहलाता है जीन पूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि है आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है? तो आप सभी बैक्टीरिया तो ज़रूर जानते होंगे कि बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? तो आपको बता दें कि आर्कीबैक्टीरिया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बट ये एक ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय जो सबसे पहले जो जीव आया था वो प्रोकैरियोटिक जीव आया था, और वही प्रोकैरियोटिक जो जीव है या फिर बैक्टीरिया है वही कहलाता है आर्कीबैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया की एक खासियत थी कि ये किसी भी एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेता था, चाहे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या फिर बहुत अधिक अमाउंट में सॉल्ट हो या फिर इन्वायरमेंट में बहुत कम ऑक्सीजन मौजूद हो। तो इन सभी एडवर्स कंडीशन में ये अपने आप को अडाप्ट करता था। तो जीवन की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहले सेल आया वो था आर्कीबैक्टीरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि है प्रोटोबायोन्ट्स। तो बात आती है प्रोटोबायोन्ट्स क्या है। तो प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, ठीक है। बायोन्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइफ। यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो टेक्निकली देखा जाए तो कोई सेल नहीं था, मतलब कोई जीव नहीं थे। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले समुद्र में ही जीवन की उत्पत्ति हुई, लेकिन ये उत्पत्ति कैसी थी? ऑर्गेनिक डेवलपमेंट था। यानी कि कैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल मिलकर फॉर्मेशन किए एक तरह से मेम्ब्रेन का। तो जो प्रोटोबायोन्ट्स थे ये एक प्रकार के मेम्ब्रेन थे, या फिर कह सकते हैं एक तरह से प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन थे, जिसके अंदर आपको डीएनए या फिर आरएनए एक तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में देखने को मिलते थे। और इस वजह से इनमें कैटेलिक एक्टिविटी होती थी, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती थी, और इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता भी पाई जाती थी। सेक्शन ए के बाद है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी से आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपके इसके जो आंसर देने हैं वो मैक्सिमम 200 वर्ड्स में देने हैं, और आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विथ इट्स इसेंशियल फीचर, यानी कि आवश्यक विशेषताओं के साथ जैव विकास को परिभाषित कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स इन डिटेल, यानी कि घोड़ों के विकास को विस्तार सहित समझाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एन एसे ऑन गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है, और आपको बता दें कि गैमेटोजेनेसिस से 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। तो दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, एक साथ पूछे गए तो आपको गैमेटोजेनेसिस में ही आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन गैप जीन एंड पेयर रूल जीन। तो गैप जीन और पेयर रूल जीन के बारे में आपको लिखना है, और आपको बता दें कि इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है इम्पॉर्टेंट, जो कि है होम बॉक्स जीन। आप इस क्वेश्चन को भी तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द 5 कंडीशन फॉर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हार्डी विनबर्ग संतुलन के लिए 5 शर्तें क्या है आपको बताना है, और आपको बता दें कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, और आपको कोई 2 क्वेश्चन करना होगा, और आपको मैक्सिमम 500 वर्ड्स में लिखने हैं। तो क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन इंसेक्ट, यानी कि कीटों के विकास में जो हार्मोनल पुनर्सक्रियन की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन, यानी कि अति सूक्ष्म एवं सूक्ष्म जैविक विकास का उदाहरण सहित वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैनले मिलर एंड लुइस पास्चर। तो स्टैनले मिलर का जो प्रयोग है आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर लुइस पास्चर और स्टैनले मिलर का क्या योगदान है उसके बारे में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, यानी कि पुनर्जनन की प्रक्रिया क्या है। और जो सैलेमेंडर है, सैलेमेंडर का जो लिम्स है उसमें पुनर्जनन की प्रक्रिया को आपको समझाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आई एंड किडनी इन मैमल्स। तो स्तनियों में आँख और वृक्क का जो विकास है उसको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, यानी कि आणविक जातिवृत्ति से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज, यानी कि इसका क्या फ़ायदा है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के डिटर्मिनेशन में, यानी के निर्धारण में। तो ये कुल 12 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।